ओके गाइस, दिस वीडियो विद रिगार्ड टू योर एफएम सिक्योरिटाइजेशन है ना। तो उसका अपन रिवीजन करने वाले हैं बहुत ही मतलब एकदम बहुत जल्दी जल्दी वाले वे में है ना, फास्ट वे में। तो इसमें अपन कॉन्सेप्ट को समझने पे ज़्यादा ध्यान नहीं लगाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि 20-30 मिनट के अंदर अपनी पूरी वीडियो खत्म हो जाए। और इस वीडियो को आपको कैसे यूटिलाइज करना है कि आपने एक दो बार देख ली है और उसके बाद जैसे जस्ट एग्जाम देने जाने वाले हो उस दिन अगर आपको टाइम मिले तो इसको 2x पे या 1.5x पे, मतलब अगर 30 मिनट की वीडियो है तो आप मेक श्योर करना है कि 15-20 मिनट के अंदर आप फटाफट देख लो, है ना। तो मेरे हिसाब से तो आप 2x पे ही देख लेना, ताकि क्या है ना, पॉइंट पॉइंट सारे आपको रिमेंबर हो जाएंगे। तो ठीक है, नेवरदलेस अपन स्टार्ट करते हैं ताकि क्या फालतू टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल, ठीक है। तो उससे मुझे पता चलेगा कि हाँ ठीक है, अच्छी वीडियो बन रही है। तो ओके, स्टार्ट करते हैं सिक्योरिटाइजेशन। मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, तो मैं वापस से मार्क नहीं करूँगा। और अगर आप काफ़ी टाइम पहले ही देख रहे हो, जैसे 10-15-20 दिन पहले देख रहे हो, ठीक है, 10-15 दिन, ऑलमोस्ट 10 दिन ही तो बच रहे हैं, 10-12 दिन ही बच रहे हैं एग्जाम्स में। तो आप अपनी बुक में अगर देख रहे हो तो आप वहीं पे डायरेक्ट कर लेना। मैं आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा क्या क्या फीचर्स वगैरह क्या है जो भी आने वाले हैं। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटाइजेशन का क्या फीचर्स हैं, ठीक है। आई विल मेक श्योर कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सिक्योरिटाइजेशन के क्या फीचर्स है। क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ एडिशनल फंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, है ना। तो क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, एक प्रोसेस होती है क्रिएशन ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर अपन करते हैं बंडलिंग एंड अनबंडलिंग। बंडलिंग क्या होता है, असेट्स आर कंबाइन इन वन पूल, इट इज बंडलिंग। असेट्स को अगर वन पूल के अंदर कंबाइन करते हैं तो उसको बंडलिंग बोलते हैं। अनबंडलिंग क्या होती है, assets are broken into instruments of fixed denomination, it is unbundling, ठीक है। फिक्स डिनोमिनेशन के अंदर अपन इंस्ट्रूमेंट को जब ब्रोक करते हैं तो उसको अनबंडलिंग बोलते हैं। फिर फीचर्स क्या होता है अपने सिक्योरिटाइजेशन का, थर्ड होता है फीचर्स अपना टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये अपना टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज शिफ्टेड फ्रॉम ओरिजिनेटर टू इन्वेस्टर, ठीक है। ओरिजिनेटर जो अपना बैंक होता है उससे अपन रिस्क को कैसे ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, इन्वेस्टर के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं कि भाई अब जो भी रिस्क होगी ये इन्वेस्टर की होगी, अपन ने तो सबको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है अपना, क्या हो गया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस होता है, ठीक है। फिर ट्रांचिंग होती है। अब ट्रांचिंग क्या होती है, पोर्टफोलियो ऑफ डिफरेंट रिसीवेबल्स, मतलब जनरली क्या होता है कि अपनी जो बैलेंस शीट बनती होती है किसी भी कंपनी के अंदर, उसके अंदर है ना अलग अलग रिसीवेबल्स है, लोन्स है, मतलब लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है, कुछ असेट्स पड़ी हुई है। तो उनकी क्या है ना, उनकी खुद की रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स यानी रिस्क एंड रिटर्न्स, तो उनको अपन ट्रांच बोलते हैं। और हर जो ट्रांच होती है वो डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क और रिटर्न लेके चलती है, ठीक है। तो ये होता है अपना ट्रांचिंग, मतलब सबका ओवरऑल नहीं देख के अलग अलग एक एक असेट्स का देखेंगे अपन, है ना। मैं मतलब बता रहा हूँ कि अलग अलग असेट्स का, यानी कि डेटर्स का अलग से देखा अपन ने, लोन्स एंड एडवांसेस अपन ने दी उसका अलग से देखा है, कुछ मशीनरी वगैरह पड़ी उसका अलग से देखा। तो इन सबको अपन अलग अलग ट्रांचेस शो करते हैं, ठीक है। तो फिर सबकी अपनी अपनी रिस्क एंड रिटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो फिर अपन आ जाते हैं फिर होमोजिनिटी पे। होमोजेनिटी क्या होती है, इच ट्रांस द सिक्योरिटीज इश्यूड आर होमोजीनियस नेचर, ठीक है। मतलब मान लो अगर अपन लोन्स एंड एडवांसेस को उठाया है और उसके रिगार्डिंग अगर अपन सिक्योरिटी इशू करने वाले हैं सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस में, तो उसको है ना होमोजेनिटी बोलेंगे, क्योंकि उससे रिलेटेड जो जितनी भी सिक्योरिटी होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है, तो सेम नेचर्स की होगी। तो ये अपना हो गया फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन खत्म। फिर अपन आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन। तो बेनिफिट्स जो होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के, वो है ना फ्रॉम एंगल ऑफ ओरिजिनेटर्स के हिसाब से हो सकते हैं। एक मिनट, ठीक है, ओरिजिनेटर के हिसाब से हो सकते हैं या फिर क्या इन्वेस्टर के हिसाब से हो सकते हैं। तो दो लोगों के हिसाब से बेनिफिट्स हो सकते हैं। ओरिजिनेटर के हिसाब से क्या बेनिफिट होगा, ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, ठीक है। मतलब उसकी बैलेंस शीट के अंदर कुछ आइटम्स पड़े थे जो काम में नहीं आ रहे थे, जैसे ना बहुत सारी एसेट्स पड़ी हुई है लेकिन क्या है ना कि यूज में नहीं आ रही, ऑफ बैलेंस शीट पड़ी हुई है, तो भैया उसको यूज में लेके अपन ने क्या किया है, फाइनेंसिंग जनरेट कर लिए। मोर स्पेशलाइजेशन इन बैंक बिजनेस, ठीक है। तो अब जैसे बैंक का बिजनेस क्या था, लोन प्रोवाइड करना, पर लोगों ने तो अपने ट्रैक्टर गिरवे रख रख के लोन ले लिया है। तो अब इतने सारे ट्रैक्टर गिरवे पड़े हुए हैं अपने पास, अपन करे क्या उसका। तो अपन है ना इनको किसी और को बेच के, मतलब बेचना इन द सेंस कि अपन पूरा ऐसे सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इनको किसी और को गिरवे रख के अपन पैसे ले रहे हैं अब, ठीक है। तो
मोर स्पेशलाइजेशन इन स्पेशल बिजनेस, तो अपने पास जो पैसा आ जाएगा ना तो उस पैसे को अपन वापस लोन देने में काम में लेंगे। तो ये फालतू ट्रैक्टर को अपन को जो खड़ा रख रखा है इसके अंदर अपन को दिमाग नहीं बचाना है। तो बाय ट्रांसफरिंग द असेट्स ऑफ द एंटिटी कुड कॉन्सेंट्रेट कोर और मोर और कोर बिजनेस एज सर्विंग ऑफ लोन ट्रांसफर टू एसपीवी। ठीक है, समझ में आ गया। इतना एम्फेसाइज मत करना एग्जांपल पे, एग्जांपल तो जैसे हाइपोथेटिकल ले लिया था मैंने। आप एग्जैक्ट वर्डिंग लिख देना जो भी मैंने अंडरलाइन कर रखा है। फिर हेल्प्स टू इंप्रूव फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स को इंप्रूव करता है और रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, अगर अपन बाहर से कोई बोरो करते तो अपन को शायद ज़्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती थी, तो अपन ने सिक्योरिटाइजेशन के थ्रू जो किया है उसमें अपन को कम कॉस्ट कम बोरोइंग रेट लग सकती है। ठीक है, मतलब क्या है ना कि अपनी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहेगी तो अपन को स्प्रिट रिजल्टिंग ये लिखा हुआ देखो, ओरिजिनेटर अर्न ए स्प्रिट रिलेटिंग टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अपनी रिड्यूस हो जाएगी तो अपन को स्प्रिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था ओरिजिनेटर के हिसाब से बेनिफिट्स के। ओरिजिनेटर के हिसाब से क्या क्या बेनिफिट है, 4 बेनिफिट है। ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग, मोर स्पेशलाइज इन मेन बिजनेस, हेल्प्स इन इंप्रूव फाइनेंशियल रिसोर्स, रिड्यूस बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, फिर अपन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है। एंगल ऑफ इन्वेस्टर, फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, अगर है ना कुछ डिफॉल्ट होता है तो ये तो बोल देगा कि भैया जो ओरिजिनेटर है वो हमारे जो लॉस हुआ है उसको भरपाई करे उसकी। ठीक है, तो जनरली इन केस में क्या है ना कि इंश्योरेंस एग्रीमेंट बना हुआ होता है कि कुछ अगर लॉस होता है तो उसको मतलब एनी सच डिफॉल्ट अगर कुछ होता है तो उसका कंपनसेशन कैसे क्या होगा। ठीक है, फिर आता है अपन पार्टिसिपेंट्स इन सिक्योरिटाइजेशन। जनरली आप सब लोगों ने ऑलरेडी अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। तो कुछ प्राइमरी पार्टीज होती है, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, और कुछ सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब प्राइमरी पार्टी और कुछ सेकेंडरी पार्टीज होती है। प्राइमरी पार्टी कौन होती है, ओरिजिनेटर, जो इशू करता है ना, जिसके बैलेंस शीट में लाया कर रहे थे ये जो असेट्स वगैरह, तो उसी को पैसों की जरूरत पड़ रही थी ना, तो ये तो होता है ओरिजिनेटर, है ना। एन एंटिटी विच सेल द असेट्स, जो असेट्स को सेल कर रहा है, लाइंग इन इट्स बुक्स एंड रिसीव द फंड्स, जो असेट्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और फंड्स को रिसीव कर रहा है, जनरेटेड थ्रू सेल ऑफ सच असेट्स। ठीक है, फिर आता है सेकंड, स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल इज ए क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द डील। एसपीवी जो अपन बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, इस डील को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि ये हम सेल कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग पैसे लेने हैं, तो इसके लिए अपन एक एसपीवी बना देते हैं, स्पेशल पर्पस व्हीकल, स्पेशल पर्पस व्हीकल। इट हॉल्ड्स द लीगल टाइटल ऑफ दिस असेट्स। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है ये क्या करेगा, ये टाइटल को होल्ड करेगा, किसके टाइटल्स को, ये जो अपन ने असेट सेल करी है ना इसके टाइटल को अब एसपीवी होल्ड करेगा। ठीक है, नॉर्मली कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, मतलब जो एसपीवी बनता है किस फॉर्म में बन सकता है, नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, फर्म, सोसाइटी और ट्रस्ट, इन फॉर्म में ये एसपीवी अपन बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है अपना प्राइमरी पार्टीज के अंदर द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है, इन्वेस्टर आर द बायर ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, जो सिक्योरिटाइज पेपर एसपीवी इशू करता है उसको जो बाय करता है उसको अपन इन्वेस्टर बोल देंगे। ठीक है, फिर ये तीनों के रिगार्डिंग लिख रखा है। आर पार्टिसिपेटिंग एज इन्वेस्टर इज इन द पूल ऑफ असेट्स एंड रिसीवेबल, दे रिसीव देयर मनी बैक इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। देखो जो इन्वेस्टर पैसा डालेगा अब उसको उसका मनी वापस कैसे देंगे, तो इन फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, है ना, अपन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो उसको वापस अपना पैसा वैसे मिलेगा, और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैसे देंगे, एज पर द एग्रीमेंट्स, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स जो भी अपना डिसाइड हुआ है। ठीक है, फिर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, एक होता है ओब्लाइजर। ओब्लाइजर कौन होता है, जिसको बैंक ने लोन दे रखा है, तो है ना, जिसको बैंक ने लोन दिया था, अब आप समझना, जिसको जिसको बैंक ने लोन दिया था उस बंदे की असेट्स को हमने किसी और को बेच के पैसा ले लिया है। ठीक है, तो अब वो लोग जो पैसा मांगेंगे वो पैसा बैंक से नहीं मांग के उस ओब्लाइजर से मांगेंगे जिसको अपन ने लोन दिया था। ठीक है, मतलब बैंक ने लोन दिया था, तो एसपीवी ओब्लाइजर से पैसा मांगेगी, ओब्लाइजर से जो पैसा आएगा एसपीवी के पास में वो एसपीवी वापस इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो ऐसे करके क्या हो जाएगा कि अपना अरेंजमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा रीपेमेंट का। ठीक है, तो ओब्लाइजर कौन होगा, वो पर्सन जिसको बैंक ने अमाउंट दिया था। दे आर द मेन रूट ऑफ द होल सेक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। सही बात है, ये तो मेन रूट कॉज है ना, इसी की वजह से तो सेक्योरिटाइजेशन प्रोसेस हो रहा है। द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ओब्लाइजर इज ट्रांसफर टू एसपीवी। जो भी अमाउंट ड्यू होगा ओब्लाइजर से वो बैंक नहीं रख के सीधा एसपीवी ले लेगी। ठीक है, फिर आती है एक रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी क्या, जिसका काम क्या होता है कि
स्ट्रेंथ ऑफ कैश फ्लो, रेटिंग एजेंसी असेस करती है फॉलोइंग चीज़ों को, क्या क्या करती है, स्ट्रेंथ ऑफ कैश फ्लो को असेस करती है, मैकेनिज्म टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रिपेमेंट होगा कैसे, टाइमली होगा कि नहीं होगा, इसको इंश्योर करेगी। क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ओब्लाइजर्स, ठीक है, हाँ ठीक है, क्रेडिट क्वालिटी ऑफ ओब्लाइजर्स, ओब्लाइजर जो ओब्लाइजर से पीछे वाले लोग हैं ना, बैंक से भी पीछे वाले लोग जिन्होंने लोन ले रखा है, वो जिनकी सिक्योरिटी है एक्चुअल में, उनकी क्रेडिट क्वालिटी कैसे क्या है, लिक्विडिटी सपोर्ट्स कैसे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ लीगल फ्रेमवर्क कैसे क्या है, ठीक है, ये है ना रेटिंग एजेंसी डिसाइड करेगी। फिर है ना एक होता है, एक पार्टी होती है अपनी सेकेंडरी पार्टी के अंदर रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स, है ना, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स, इनका काम क्या होता है, इट कलेक्ट्स द पेमेंट, इट्स कलेक्ट द पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम द ओब्लाइजर्स एंड पासिस इट टू एसपीवी। देखो, ओब्लाइजर से पेमेंट लेके एसपीवी को देना, ये काम कौन करेगा, आरबीए, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स, ठीक है। फिर होता है एक एजेंट्स एंड ट्रस्टी, ये क्यों बनाते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी पार्टी से उनका क्या है ना कि जो भी पार्टीज है वो एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से चलनी चाहिए, है ना, कुछ भी ऐसे क्लैश नहीं होना चाहिए। तो ट्रस्टीज आर अपॉइंटेड टू ओवरसी दैट ऑल द पार्टीज टू द डील परफॉर्म in the true spirit of the terms of agreement. It takes care interest of investor who acquire the security. जनरली ट्रस्ट एजेंट्स और ट्रस्टी क्या करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो एकदम बराबर रहना चाहिए। फिर होता है क्रेडिट इनहेंसर, ठीक है, जो ट्रस्ट होती है ना, इनको क्या ना और क्रेडिट इनहेंसर मतलब इनको और कंफर्ट चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, दे सीक एडिशनल कंफर्ट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट इनहेंसमेंट, वो एडिशनल कंफर्ट ले लेते हैं एजेंट और ट्रस्ट इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट इनहेंसमेंट, ठीक है। फिर होता है अपना स्ट्रक्चरर, ठीक है, दीज आर द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑल्सो कॉल्ड अरेंजर ऑफ द डील, ठीक है, कुछ ये इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं जो डील्स को अरेंज करवाते हैं और मेक श्योर करते हैं कि ये जो डील हो रही है ये ऑल लीगल, रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग एंड टैक्स लॉ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो रही है ना, ये लिख देना जो भी याद है, लीगल, रेगुलेटरी, टैक्स लॉस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने पढ़ लिया प्राइमरी पार्टीज और सेकेंडरी पार्टीज, ठीक है। तो प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स कौन होता है, अपने ओब्लाइजर, एसपीवी, इन्वेस्टर, ठीक है। ओब्लाइजर जो स्टार्ट कर रहा है, एसपीवी जो बीच में स्पेशल पर्पस व्हीकल बन रहा है, और इन्वेस्टर जो एसपीवी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी पार्टीज कौन होते हैं, सॉरी मैंने इसको ओब्लाइजर पढ़ दिया था। फर्स्ट पार्टी में ओरिजिनेटर्स है ना, ओरिजिनेटर है ना, वो याद रखना है ना, मैं एकदम कंफ्यूज हो गया जल्दी में। फिर ठीक है, फिर सेकेंडरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उसमें कौन होता है, एक तो ओब्लाइजर जो पेमेंट करेगा, फिर होता है एक रेटिंग एजेंसी जो मेक श्योर करेगी कि सारी चीजें बराबर होगी कि नहीं होगी फ्यूचर के अंदर, फिर होता है रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट्स जिसका काम क्या होता है, ओब्लाइजर से पैसे लेना है, एसपीवी को देना है, ठीक है। फिर होता है एजेंट एंड ट्रस्टी मेक श्योर करते हैं कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वो बराबर रहना चाहिए, ठीक है। फिर होता है क्रेडिट इन्हेंसर, ट्रस्टी और एजेंट्स होता है, इनको क्या है ना कि और क्रेडिट इन्हेंसर के लिए मतलब और कंफर्ट चाहिए होता है कि भाई बराबर तो चल रहा है ना सब, तो ये क्या करते हैं, दिस एक एडिशनल कंफर्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट इन्हेंसमेंट। फिर होता है स्ट्रक्चरर कौन होता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं ना, तो वो मेक श्योर करते हैं कि अरेंज करते हैं डील को और मेक श्योर करते हैं कि सारे लॉस और रेगुलेशन का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। तो अपन ऑलमोस्ट 13 मिनट्स हो गए। मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है, क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ असेट्स, ट्रांसफर टू एसपीवी, सेल ऑफ सिक्योरिटाइज पेपर, ठीक है, क्रिएशन करते हैं पूल ऑफ असेट्स का, फिर उसमें अपन उसको ट्रांसफर करते हैं एसपीवी को, फिर वो सेल करती है सिक्योरिटाइजेशन पेपर। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असेट्स होता है, फिर रिकोर्स टू ओरिजिनेटर होता है, फिर रीपेमेंट्स ऑफ फंड होता है, फिर क्रेडिट रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ऐसा कोई खास नहीं है। फिर प्रॉब्लम इन सिक्योरिटाइजेशन, मतलब जनरली क्या है ना, इश्यूज जो होते हैं सिक्योरिटाइजेशन के अंदर वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है पहला अपना स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी अपने को देना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी जो लगता है वो कुछ पता नहीं चल पा रहा है। टैक्सेशन भी एक बड़ा कंसर्न है। अकाउंटिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडुकेट डेब्ट मार्केट, इनएफिशिएंट फोरक्लोजर लॉस, ठीक है, ये नाम याद रख लेना, इनके अंदर का मसाला आप अपने हिसाब से डाल देना जो भी आपको याद आए, ठीक है। तो मेक श्योर करना क्या क्या प्रॉब्लम्स है, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइज प्रोसेस नहीं है, इनएडुकेट डेब्ट मार्केट है, इनएफिशिएंट फोरक्लोजर लॉस है, ठीक है। फिर सिक्योरिटाइजेशन इंस्ट्रूमेंट टू टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है पास थ्रू सिक्योरिटी और एक पास थ्रू सर्टिफिकेट, और फिर सेकंड हो सकता है पास थ्रू सिक्योरिटीज, ठीक है।
पास थ्रू सर्टिफिकेट में ऐसा होता है कि ना ऑल बेनिफिट अपन ट्रांसफर कर देते हैं एसपीवी को सीधे के सीधे, ठीक है। जो पेमेंट आएगा मतलब जो एसपीवी क्या करती है कि सारा जो भी है ना पेमेंट आने वाला है, एसपीवी सारा बेनिफिट ट्रांसफर कर देती है इन्वेस्टर्स को डायरेक्टली। एसपीवी के पास पैसा आएगा, एसपीवी फटाक से इन्वेस्टर को देगी, एसपीवी के पास पैसा आएगा, एसपीवी फटाक से इन्वेस्टर को पैसा दे देगी। अब पास थ्रू सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर मान लो किसी ने अर्ली पेमेंट कर दिया है तो वो पैसा एसपीवी के पास आ गया अर्ली पेमेंट में। अब है ना एसपीवी इन्वेस्टर को नहीं देखी, ये पैसे को चाहे तो कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर बाद में जब रीपेमेंट का टाइम आता है उस टाइम पे रीपे कर सकती है इन्वेस्टर को। जनरली पास थ्रू सर्टिफिकेट में क्या होता है, एसपीवी के पास पैसा आएगा फटाक से इन्वेस्टर के पास चला जाएगा। एसपीवी के पास पैसा आया, एसपीवी ने इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन है ना पास थ्रू सिक्योरिटी के अंदर ऐसा होता है कि एसपीवी के पास पैसा आया तो एसपीवी चाहे तो खुद से इन्वेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, और फिर इन्वेस्टर को प्रोवाइड करवा सकती है पेमेंट, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, मैंने अंडरलाइन कर रखा है, या फिर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। जो पास थ्रू सिक्योरिटी क्या होता है, ऑल कैश फ्लो आर ट्रांसफर द इन्वेस्टर कैरी पोटेंशियल बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द असेट्स हेल्ड इन द ट्रस्ट ऑफ एसपीवी, ठीक है। फिर पे थ्रू सिक्योरिटी के अंदर क्या होता है, इन पे थ्रू सिक्योरिटी इन केस ऑफ अर्ली रिटायरमेंट ऑफ रिसीवेबल और सरप्लस कैश कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म यील्ड, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म अपन पैसा कमाने के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो प्रोवाइड द फ्रीडम टू इशू सेवरल डेब्ट ट्रांचेस विथ वेरियस वेरिंग मैच्योरिटीज, ठीक है। फिर स्ट्रिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज में क्या टू टाइप्स की स्ट्रिप्ट होती है अपनी, या तो अपन इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज इशू कर सकते हैं या फिर प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज हो सकती है, ठीक है। स्ट्रिप्ट ऑफ सिक्योरिटी में टू टाइप्स की सिक्योरिटीज है, दोस टू सिक्योरिटीज आर एस फॉलोज, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटीज, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटीज, ठीक है। फिर प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटाइजेशन कोई मतलब नहीं है। फिर रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, ठीक है। रिस्क इन सिक्योरिटाइजेशन, क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क, ठीक है। रिस्क क्या हो सकती है सिक्योरिटाइजेशन के अंदर, अब जनरली क्लेश मत करना इन दो के बीच में कि अभी अपन ने ऊपर जो पढ़ के आए थे अपन, ये था प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, ये है प्रॉब्लम्स और वो है रिस्क, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं रिस्क, ऊपर पढ़ी थी अपन ने प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम मतलब क्या, दिक्कत क्या आती है, रिस्क में क्या खतरा क्या है, दिक्कत और खतरे में फर्क होता है ना। प्रॉब्लम्स के अंदर दिक्कत आ रही थी भैया, प्रॉब्लम है हमको, ठीक है। इधर रिस्क है मतलब खतरा है, ठीक है। क्या क्या खतरा है अपने को, क्या क्या रिस्क है, क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क। मतलब क्रेडिट रिस्क और काउंटर पार्टी रिस्क क्या होगी, बैंकरप्सी और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसेज, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द सर्विसर, ठीक है। फिर लीगल रिस्क हो सकती है, क्या लीगल रिस्क क्या है, एनी डिस्प्यूट ओवर द लीगल ओनरशिप ऑफ द असेट्स। मतलब जो ओनरशिप ऑफ असेट्स है ना, जो अपन ने एसपीवी को सेल किया तो उसकी लीगल ओनरशिप किसकी है क्या, मतलब कुछ पता नहीं चल पाता है, तो उसलिए अपन कहते हैं कि लीगल ओनरशिप की लीगल रिस्क रहती है लीगल ओनरशिप को लेके, ठीक है। फिर होती है अपनी कुछ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क क्या होती है, मार्केट रिस्क तीन टाइप्स की होती है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क, प्री पेमेंट रिस्क यानी पैसा अगर जल्दी दे दिया तो प्री पेमेंट रिस्क होगी। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ फ्लक्चुएशन वगैरह हो सके, मतलब किसी को मान लो कि इन्वेस्टर को चाहिए फिक्स्ड पेमेंट, अपन दे रहे हैं फ्लोटिंग पेमेंट, ठीक है। तो ये एक रिस्क हो सकती है इन्वेस्टर के हिसाब से या फिर अपने हिसाब से भी, या फिर इन्वेस्टर को चाहिए फ्लोटिंग पेमेंट, अपन दे रहे हैं फिक्स्ड पेमेंट, या वाइस वर्सा कर लो, है ना, ठीक है। मैंने पहले भी शायद यही बोल दिया होगा, तो वाइस वर्सा कर देना। फिर अपन आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, अपन टोकनाइजेशन पे, ठीक है। तो इन्होंने बोल रखा है टोकनाइजेशन को पढ़ने से पहले अपन को क्या है ना कि कॉन्सेप्ट अपन को समझना पड़ेगा ब्लॉकचेन का। तो आ जाओ ब्लॉकचेन पे। तो ब्लॉकचेन देखो मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, ब्लॉकचेन आपने ऑडिट में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आपको पता है कि कुछ भी अपन ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं तो ब्लॉक्स में बन जाते हैं, ठीक है। उसमें क्रिप्टोग्राफी वगैरह फलाना फलाना बहुत ही कुछ पेचीदा चीजें होती है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हार्ड नहीं है, लेकिन ठीक है, इतना कौन याद रखेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन, ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ कहाँ एप्लीकेशन कहाँ यूज में होता है ब्लॉकचेन। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट, ट्रैवल, इकोनॉमिक, ठीक है। गवर्नमेंट, ट्रैवल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक फोरकास्ट, ठीक है। वापिस से देख लो, एप्लीकेशन का हो सकता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, हेल्थ केयर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, ट्रैवल्स के लिए, इकोनॉमिक फोरकास्ट के लिए, है ना। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हो सकता है। रिस्क ऑफ ब्लॉकचेन आप अपने हिसाब से पढ़ लेना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। और कुछ कुछ भी आप लिख देना रिस्क ऑफ ब्लॉकचेन के अंदर, जो डिजिटल ऑडिट के अंदर अपन पढ़ते हैं वो चीज़ें, तो वो हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है मीनिंग ऑफ टोकनाइजेशन।
टोकनाइजेशन का क्या मीनिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स इनटू ब्लॉकचेन टोकन्स। ठीक है, कभी भी टोकनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये मेक श्योर करना कि आप ये लिख ही दो कि ये आगे का तो आप खुद से ही लिख दोगे। टोकनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स इनटू ए ब्लॉकचेन टोकन्स। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दे टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स को ब्लॉकचेन टोकन्स के अंदर, है ना। फिर अपन आ जाते हैं टोकनाइजेशन और सेक्यूरिटाइजेशन के अंदर कुछ सिमिलरिटीज होती है ना, सिमिलरिटी बिटवीन टोकनाइजेशन एंड सेक्यूरिटाइजेशन। ठीक है, मेक श्योर करना कि ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना वो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, और आपको भी पता है कि क्वेश्चन जब बनता है डायरेक्ट 4 मार्क्स का बनता है। ठीक है, तो टोकनाइजेशन और सिक्योरिटाइजेशन में क्या सिमिलरिटीज, क्या है? लिक्विडिटी की सिमिलरिटीज है कि बोथ सिक्योरिटाइजेशन टोकनाइजेशन इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट, है ना। इंजेक्ट पता है ना आपको, इंजेक्ट मतलब मार्केट के अंदर डालते हैं, इंजेक्ट करते हैं लिक्विडिटी को। डाइवर्सिफिकेशन, बोथ हेल्प्स टू डाइवर्सिफाई इन्वेस्ट, बोथ हेल्प्स इन्वेस्टर टू डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं जिससे रिस्क कम हो जाती है ना। फिर ट्रेडिंग पर्पज से बोथ है, बोथ आर ट्रेडेबल एंड हेल्प्स इन जनरेट वेल्थ। ठीक है, ट्रेड होते हैं दोनों तो वेल्थ को जनरेट कर लेते हैं। और न्यू अपॉर्चुनिटीज है, बोथ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द फाइनेंशियल इन्वेस्टर एंड रिलेटेड एजेंसी टू अर्न इनकम थ्रू कलेक्शन ऑफ फीस। ठीक है, तो न्यू अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने टोकनाइजेशन और सेक्यूरिटाइजेशन के क्या सिमिलरिटीज है। तो एक तो लिक्विडिटी है, डाइवर्सिफिकेशन है, ट्रेडिंग है, न्यू अपॉर्चुनिटी। लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। लिक्विडिटी, डाइवर्सिफिकेशन, ट्रेडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, है ना। लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाते हैं दोनों, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो जाती है, दोनों में ट्रेडिंग कर सकते हैं अपन, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है दोनों के हिसाब से। ठीक है, टोकनाइजेशन। फिर सिक्योरिटाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका, तो मेक श्योर करना कि टोकनाइजेशन वाला अच्छे से याद हो जाए अपने को। ठीक है, फिर ये एप्लीकेशन ऑफ ब्लॉकचेन अच्छे से याद हो जाए। जनरली मैंने जो पढ़ा है वो सारे अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, फिर ये जो मार्केट रिस्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमी, प्रीपेमेंट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये मेक श्योर करना ये अच्छे से याद हो जाए। और रिस्क ऑफ सिक्योरिटाइजेशन में क्रेडिट एंड काउंटर पार्टी रिस्क, लीगल रिस्क एंड मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक, काउंटर पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक, प्रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट। ठीक है, ओके, हो गया। फिर ऊपर आ जाओ। स्ट्रिप्ट दो टाइप्स की होती है, इंटरेस्ट ओनली सिक्योरिटी, प्रिंसिपल ओनली सिक्योरिटी। ठीक है, पास थ्रू सिक्योरिटी और पास थ्रू सर्टिफिकेट, ये अपन ने पढ़ा है ना, इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटाइजेशन के इंस्ट्रूमेंट। पास थ्रू सर्टिफिकेट्स के अंदर भी मैंने आपको बताया है, पास थ्रू सिक्योरिटी के अंदर भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि जब ये आए तो मसाला आप अपने हिसाब से बना पाए। और उसके बाद ये प्रॉब्लम्स इन सिक्योरिटाइजेशन, स्टाम्प ड्यूटी, टैक्सेशन, अकाउंटिंग, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इनएडुकेट डेब्ट मार्केट, इनएफिशिएंट फोरक्लोजर लॉस, इनके अंदर का मसाला खुद खुद के हिसाब से लिख देना जो भी याद आए। ठीक है, ये मैकेनिज्म सिक्योरिटाइजेशन मुझे नहीं लगता है सच कोई इंपॉर्टेंस रख रहा है अपने लिए। ठीक है, फिर जो पार्टीज होती है सिक्योरिटाइजेशन की, प्राइमरी पार्टी कौन कौन होती है? ओरिजिनेटर, स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन्वेस्टर। ठीक है, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? ऑब्लाइजर, रेटिंग एजेंसी। ऑब्लाइजर होता है, रेटिंग एजेंसी होता है, आरपीए होता है ना, रिसीविंग एंड पेइंग एजेंट, एजेंट एंड ट्रस्टी, क्रेडिट इन्हेंसर, स्ट्रक्चरर। ठीक है, मेक श्योर करना ये नाम आपको याद हो जाए ताकि क्या है ना, इसके अंदर का मसाला आप खुद से बना पाओ। ठीक है, फिर फिर आ जाते हैं अपने बेनिफिट्स। बेनिफिट्स के अंदर एंगल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हिसाब से एंगल ऑफ ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर के हिसाब से क्या बेनिफिट्स है? ऑफ बैलेंस शीट की फाइनेंस हो जाती है, मोर स्पेशलाइज इन मेन बिजनेस, बंदा मेन बिजनेस पे ध्यान देगा। हेल्प इन इंप्रूव फाइनेंशियल रेशो, फाइनेंशियल रेशो इंप्रूव हो जाते हैं, बोरोइंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एंगल ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के हिसाब से क्या क्या बेनिफिट्स है? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क, पोर्टफोलियो बढ़ जाता है। ठीक है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन रहती है। ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, यहीं से अपन ने स्टार्ट किया था। क्या क्या फीचर्स हैं? क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का क्रिएशन होता है। बंडलिंग एंड बंडलिंग, टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस, ट्रेंचिंग, होमोजेनिटी। इसी के साथ अपना क्या होता है? सिक्योरिटाइजेशन खत्म होता है। ऑलमोस्ट अपन को 23 मिनट्स लगे हैं, तो 24 मिनट्स है ना, 24 मिनट्स के अंदर अपन ने पूरा समअप कर लिया है। उसके अंदर तो एक आध मिनट मैंने अपनी बड़बड़ करी थी कि यार ठीक है चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मेक श्योर, मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, सॉरी मतलब वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और है ना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना एग्जाम से पहले, तो क्या है ना कि एकदम फटाफट फटाफट आपको क्या है कि रिकैप हो जाएगा, चीज़ें याद आ जाएगी और एग्जाम में आप रिकॉल कर पाओगे। और मेक श्योर करना ये भी कि जब भी आपके पास पेपर आए ना वो 15 मिनट पहले पे
15 मिनट पहले पेपर आया ना, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके पॉइंट्स आपको तब याद आ रहे हैं, तो टीचर की नज़रों से बचा के पेंसिल से छोटे छोटे में लिख देना, ताकि क्या है ना कि जब बाद में वापस वो क्वेश्चन आप पढ़ो ना, तब आपको एफर्ट नहीं डालना पड़े। खास करके है ना कि ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें फिर क्या है ना, याद रखो कि अब क्या याद रखेंगे, अब अपन प्रैक्टिकल वाला पोर्शन याद रखेंगे, थ्योरी वाला पोर्शन याद रखेंगे। तो मेक श्योर करना कि फटाफट थ्योरी में जो भी है ना, टक 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 करके दो तीन चार पॉइंट लिख दो, ताकि जब अपन थ्योरी वाले क्वेश्चन करने बैठे ना, जब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट करने के बाद जो थर्ड पार्ट सी वाला पार्ट आता है, अपन थ्योरी वाले क्वेश्चन अपन करने बैठे ना, तो अपन पॉइंट तो एज इट इज लिख दे और अंदर का मसाला अपन एकदम व्यवस्थित छाप के आ जाए, जो भी अपने को याद आ रहा है। कुछ नहीं समझ में आया तो कुछ भी छापना फिर दो, लेकिन छापना जरूर, ठीक है। मतलब अब टूटी फूटी इंग्लिश अपनी वाली बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, विदाई लेते हैं अपन, और मेक श्योर करना कि आप वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ मतलब मैंने भी कुछ अच्छा कंटेंट बनाया है, ठीक है। तो ओके, टेक केयर, और याद रखना कि विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना। हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ सब कुछ पॉसिबल रहता है। तो अपन हार्ड वर्क तो कर ही रहे हैं और डेडिकेट भी है ही सही, तो अल्टीमेटली वी ऑल आर सक्सेसफुल इन आवर लाइफ, है ना। तो हम सब सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ के अंदर, और ऑलमोस्ट वी ऑल आर हियर टू बी ए सीए इन फ्यूचर। तो वी ऑल आर मेक श्योर कि हम सब सीए बन जाएंगे और एकदम बिल्कुल मस्त पैसा वैसा कमाएंगे, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, एंड ट्राई करना 3-4 बार सुन लो इस वीडियो को।